नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश और चौहान राजवंश के अंदर हम चर्चा कर रहे थे जालोर के चौहानों की। तो साथियों, हमने हमारी पिछली क्लास में चर्चा की थी, जो जालोर है उसका बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है और जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण उसे जबालीपुर कहा जाता था। फिर साथियों, जालोर के अंदर चौहानों की स्थापना 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान करता है। फिर हमने चर्चा की थी कीर्तिपाल चौहान की। तो 1182 ईस्वी में नाडोल के राजा अलन के पुत्र कीर्तिपाल ने परमारों को पराजित करके जालोर के अंदर चौहान साम्राज्य की स्थापना की। और जो जालोर के चौहानों का संस्थापक है वो कीर्तिपाल चौहान है। मुणोत्तनेण सिंह ने कीर्तिपाल चौहान के लिए कहा है, किंतु एक महान राजा। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथियों, कीर्तिपाल चौहान के बाद अगला शासक आता है समर सिंह। और समर सिंह ने अपनी बहन लीला देवी का विवाह गुजरात के भीमदेव सेकंड के साथ किया और जालोर दुर्ग के प्रकोटे का निर्माण करवाया। लेकिन जो जालोर दुर्ग है उसका निर्माण प्रतिहार शासक नागवट फर्स्ट द्वारा करवाया गया है। फिर साथियों, अगला शासक आता है उदय सिंह। और उदय सिंह के समय से हमें थोड़ी सन की जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जो इनका टाइम पीरियड है उनकी जानकारी मिलती है। तो साथियों, उदय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो है 1205 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। और उदय सिंह के समय 1228 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर असफल आक्रमण किया। फिर साथियों, अगला शासक आया था हमारे चांचिंग देव। और चांचिंग देव का जो शासनकाल है वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक था। इसने अपने जीवन में कोई खास विशेष कार्य नहीं किया, इसकी इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर अगला शासक आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह का जो शासनकाल है वो 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक है। इसने भी अपने जीवन में कोई विशेष कार्य नहीं किया, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसका पुत्र था कानड़देव चौहान, जिसका शासनकाल है 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। और कानड़देव चौहान है वो जालोर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कानड़देव चौहान की। तो साथियों, कानड़देव चौहान का जो शासनकाल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक है। कानड़देव चौहान। और कानड़देव चौहान का जो शासनकाल है वो 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। अब साथियों, जो कानड़देव चौहान है उसका जो शासनकाल है वो छोटा सा इसका टाइम पीरियड है 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। लेकिन फिर भी ये जालोर के चौहानों का सबसे प्रतापी शासक है, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। कानड़देव चौहान के काल में अलाउद्दीन खिलजी वो जालोर पर आक्रमण करता है और ये इंपॉर्टेंट है कानड़देव चौहान के अंदर, हम पढ़ेंगे। तो साथियों, हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण को लेकर प्रमुख कारण की। तो सबसे पहला कारण हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण था जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी सेना है, शाही सेना, वो गुजरात जा रही थी लूटपाट मचाने के लिए। तो ये कानड़देव चौहान है वो उस सेना को जालोर में प्रवेश नहीं करने देता। और वापस लौटते समय कानड़देव चौहान ने अपने दो सेनापति जेता और देवड़ा के नेतृत्व में उस सेना पर आक्रमण कर दिया। तीसरा फरिश्ता के अनुसार है कि कानड़देव चौहान है वो दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध की चुनौती देकर आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली के दरबार में हिंदू शासकों को अपमानित करता है, तो कानड़देव चौहान है ये युद्ध की चुनौती देकर आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। तीसरा नैन सिंह के अनुसार है अगला कि नैन सिंह ने बताया कि जो कानड़देव चौहान है उनका पुत्र था विरमदेव चौहान। विरमदेव क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के साथ विवाह करने से मना कर देता है। तो साथियों, ये हमने देखे थे अलाउद्दीन खिलजी का जो जालोर पर आक्रमण है उसके प्रमुख कारण। तो आज बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। लेकिन साथियों, उससे पहले हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण, क्योंकि जो सिवाना है, सिवाना का दुर्ग, वो जालोर दुर्ग की कुंजी है। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण। सिवाना पर आक्रमण। अब साथियों, अलाउद्दीन खिलजी है वो सिवाना पर आक्रमण करता है और यह करता है 1308 ईस्वी में। और जो नेतृत्व करता था वो था नेतृत्वकर्ता कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग।
तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी है वो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। लेकिन जो सिवाना का दुर्ग है, जो जालोर दुर्ग की कुंजी है, वो इतना सुरक्षित दुर्ग था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये उसको भेद नहीं सकता था। तो ये क्या करता है, सिवाना दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है। और साथियों मैंने आपको बताया था ये अलाउद्दीन खिलजी है ये अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है। इसने अपने जीवन में जो भी युद्ध किए थे उनमें विजय प्राप्त की थी, वो छल कपट के सहारे अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इसने विजय प्राप्त की थी। तो साथियों सिवाना दुर्ग में भी यही छल कपट करता है, अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है। एक सैनिक था चौहानों का सिवाना दुर्ग के अंदर, सैनिक बावड़ा परमार। सैनिक का क्या नाम था? सैनिक बावड़ा परमार। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, ये जो सैनिक है बावड़ा परमार इसको कहता है कि भाई तू कौन है? तो ये कहता है मैं सैनिक हूं। किसका सैनिक है? चौहानों साम्राज्य है, तो चौहानों का सैनिक होऊंगा। जो बावड़ा परमार है उसने कहा। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसको लालच देता है कि पहले यहाँ सिवाना के अंदर जालोर के अंदर परमारों का शासन हुआ करता था, और जो चौहान वो परमारों को पराजित करके चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। तुम्हारा पहले शासन हुआ करता था और आज तुम है जो चौहानों के सैनिक हो, चौहानों के अधीन रहकर काम करते हो। अगर तुम मेरी छोटी सी सहायता करेगा, मेरा साथ देगा, तो हम ये सिवाना दुर्ग जीत लेंगे। सिवाना में हमारी विजय होने के बाद हम तुझे शासन सौंप देंगे, यहाँ आपका राजा बना देंगे। तो इतिहास में जाना जाएगा, तो इतिहास में पढ़ा जाएगा कि बावड़ा परमार ने चौहानों को पराजित करके फिर से परमार साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये बावड़ा परमार है ये अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आ जाता है और क्या करता है, विश्वासघात कर लेता है। तो सिवाना दुर्ग है उसके अंदर एक तालाब था, भांडेलाव तालाब। कौन सा तालाब था? भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब। अब साथियों जो तालाब था भांडेलाव तालाब, ये दुर्ग के अंदर एक ऐसा पानी पीने का एक ही स्रोत था जिसके अंदर जो जीव जंतु पशु जो भी दुर्ग के अंदर रहने वाले जीव थे वो सारे इसी से पानी पिया करते थे। तो ये क्या करता है, जो सैनिक बावड़ा परमार विश्वासघात करके इस भांडेलाव तालाब के अंदर गोमांस मिला देता, तो ये अशुद्ध हो गया। अब जो सिवाना दुर्ग है उसके अंदर पानी पीने के लिए कोई स्रोत नहीं था, पानी नहीं था पीने के लिए, क्योंकि ये जो तालाब था इसका पानी पिया करते थे, ये तो अशुद्ध हो गया। तो अब दुर्ग के तो दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे, बिना पानी के कितने दिन रह सकते हैं, 1 दिन 2 दिन। तो ये क्या करते हैं, सिवाना दुर्ग के क्या दरवाजे खुलते हैं और ये सैनिक क्या करता है, विश्वासघात करके इसके अंदर गोमांस मिला देता है। गोमांस मिला दिया। बावड़ा परमार ने इस तालाब के अंदर गोमांस मिला दिया। तो अब सिवाना दुर्ग है उसके दरवाजे खोलने पड़े, और जब सिवाना दुर्ग के दरवाजे खुलते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। तो साथियों ये बात है 2 जुलाई 1308 ईस्वी की। डेट याद रखना थोड़ी सी। 2 जुलाई 1308 ईस्वी में शीतल देव, जो शीतल देव और कानड़ देव चौहान का भतीजा था, शीतल देव और सोम के नेतृत्व में केसरिया होता है, के नेतृत्व में। और इधर शीतल की रानी मैणा दे, शीतल की रानी मैणा दे के नेतृत्व में। मैणा दे के नेतृत्व में इधर केसरिया होता है शीतल देव और सोम के नेतृत्व में, और मैणा दे के नेतृत्व में जौहर होता है। और मैंने आपको बताया था जौहर और केसरिया दोनों साथ होते तो क्या होता है, साका। अब साथियों साका की बात करें तो सिवाना का प्रथम साका है ये। सिवाना का प्रथम शाखा। सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। फिर सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। और साथियों नाम बदलकर सिवाना का क्या कर देता है, खैराबाद।
नाम बदलकर खैराबाद, और यहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। प्रशासक किसको नियुक्त करता है? कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग। अब साथियों, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है, क्योंकि जो सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी थी, तो पहले सिवाना दुर्ग जीतना था अलाउद्दीन खिलजी को, फिर ही वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर पाता। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है, और एक जिसका नेतृत्व करता था वो कमालुद्दीन गुर्ग था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। और साथियों, एक सैनिक था बावड़ा सैनिक परमार, जो विश्वासघात करता है और भांडेलाव तालाब के अंदर गोमांस मिला देता है, तो सिवाना दुर्ग के जो दरवाजे खोलने पड़ते हैं, वरना जो सिवाना दुर्ग है वो भी एक सुरक्षित दुर्ग था जिसके अंदर सारी आपूर्ति हो रही थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना दुर्ग को भेदने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जब ये सैनिक है ये विश्वासघात करता है और जो इसके अंदर पानी पीने का एक स्रोत था भांडेलाव तालाब, इसके अंदर गोमांस मिला देता है, यह अशुद्ध हो जाता है पानी। तो अब पानी के लिए तो जो दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो सब सिवाना दुर्ग के दरवाजे खुलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। तो साथियों, 2 जुलाई 1308 ईस्वी को शीतलदेव और सोम के नेतृत्व में केसरिया होता है, और शीतल की रानी मेणादे के नेतृत्व में जोर होता है, और जोर और केसरिया जब दोनों साथ होते हैं तो मैंने आपको बताया था साका होता है। तो अगर साके की बात करें तो सिवाना का प्रथम शाखा है ये, और सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी है वो सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है। फिर यहाँ का प्रशासक भी नियुक्त करता है सिवाना का, तो प्रशासक नियुक्त करता है अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग को। तो साथियों, यह था अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण, जो जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। तो साथियों, एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों, बात करें सिवाना दुर्ग की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में भी। सिवाना दुर्ग की बात करें तो साथियों, ये हरदेश्वर पहाड़ी, हरदेश्वर पहाड़ी बाड़मेर में। फिर साथियों, बात करें सिवाना दुर्ग के निर्माण की, तो सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो 953 ईस्वी में, 953 ईस्वी या कहीं 10वीं शताब्दी में मिलता है, 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। फिर साथियों, बात करें जो सिवाना दुर्ग है उसके उपनाम की, इसके उपनाम की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों की, शरण स्थली, और दूसरा उपनाम है इसका जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। तो साथियों, बात करें सिवाना दुर्ग की, तो जो सिवाना दुर्ग है वो हरदेश्वर पहाड़ी बाड़मेर के अंदर है, और इसका जो निर्माण है वो 953 ईस्वी में या 10वीं शताब्दी में मिलता है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया। और अगर इसके उपनाम की बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको उसके पापा वगैरह जो भी है डांट मारते हैं, तो वह क्या करता है, भाग के मम्मी की गोद में चला जाता है, अपनी माँ की। तो जो उसकी माँ की गोद है वो उसके लिए क्या हो गई, शरण स्थली हो गई। तो ये जो राठौड़ थे मारवाड़ के, इन पर आक्रमण होता था तो ये भागकर सिवाना दुर्ग के अंदर आ जाया करते थे।
यहाँ पर। तो इनकी जो शरण स्थली है वो सिवाना दुर्ग है, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। और जालोर दुर्ग की कुंजी, जो जालोर दुर्ग है उसकी जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग है। तो साथियों ये इसके दो उपनाम मिलते हैं। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। साथियों अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। तो साथियों अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। और यह आक्रमण कब होता है? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में। और जो इसका नेतृत्व करता था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, नेतृत्व करता वही था कमालुद्दीन गुरग। कमालुद्दीन गुर्ग। अब साथियों इसके साथ एक और था, वो था मलिक नाइब। मलिक नाइब। अब साथियों अलाउद्दीन खिलजी वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में, और इसका जो नेतृत्व करता था वो था कमालुद्दीन गुर्ग और एक मलिक नाइब। अब साथियों जब अलाउद्दीन खिलजी है उसने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो कानड़ देव को पता चल जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शीतल देव और सोम का उनको मारे गए दोनों। केसरिया जो साका हो गया था, और जो रानी थी शीतल की रानी मेणादे के नेतृत्व में जोर हुआ था। तो साथियों जो कानड़ देव चौहान है वो क्या करता है, अब जालोर दुर्ग की जो दीवारें थी चारों तरफ की उनको पक्की बनवाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर उठाना स्टार्ट कर देता है। तो ये साथियों जो कानड़ देव चौहान है उसने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाना, मरम्मत करवानी स्टार्ट कर दी थी। उसे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीत लिया है, उस पर अधिकार कर लिया है, अब वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करेगा। तो साथियों जो कानड़ देव चौहान है वो इस जालोर के दुर्ग की मरम्मत करवा ही रहा था, इसकी दीवारें बनवा ही रहा था पक्की। इतने में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण हो जाता है, लेकिन जो दीवारें थी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई थी, वो पूरी नहीं बनी थी। एक तरफ की दीवार अभी भी कच्ची रह गई थी जालोर दुर्ग की। तो जो कानड़ देव चौहान है वो क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और उन दीवारों को इस तरह से डिजाइन करवाता है, इस तरह से बनवाता है कि बाहर से अगर कोई देखे तो उसे वो दीवार ऐसे लगेगी जैसे सारे दुर्ग की जो दीवार है वो पक्की है, कोई कच्ची नहीं है। तो उसने इस तरीके से जो जालोर दुर्ग है उसकी दीवारें है वो डिजाइन करवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, जालोर दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है। वो भी एक सुरक्षित दुर्ग था, उसे भेद पाना अलाउद्दीन खिलजी के बस की बात नहीं थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, मैंने आपको बताया था ये कूटनीति का प्रयोग करता है, वही इसकी छल कपट वाली बात। तो यहाँ पर एक सैनिक था जालोर दुर्ग के अंदर कानड़ देव चौहान का, जो रोज घर पे जाया करता था अपनी ड्यूटी होने के बाद। तो सैनिक का क्या नाम था, दैया राजपूत। जो सैनिक था उसका नाम था दैया राजपूत बिका उसका नाम था दैया राजपूत। तो साथियों ये जो सैनिक है दैया राजपूत बिका, ये रोज अपने घर पे जाया करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी है उसको लालच देते हैं कि देख अगर बिका तू हमारा साथ देगा, हमारी मदद करेगा, तो जालोर दुर्ग जीतने के बाद यहाँ का जो प्रशासक है, यहाँ का शासनकाल है, शासक तेरे को बना दिया जाएगा, तू यहाँ राज करेगा। एक बार सोच के देख, तू जालोर की जो राजगद्दी है उस पर बैठा है। तो जे दैया बिका है ये क्या करता है कि हाँ यार खिलजी मजा तो आ रहा है ये सोचकर कि ऑर्डर दूंगा, राज करूंगा मैं यहाँ पर, तो तुम हमारी सहायता कर। अलाउद्दीन खिलजी इसको लालच देके कहता है। तो दैया राजपूत बिका है वो क्या कहता है कि देख खिलजी मैं तेरी कोई ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं जो जालोर दुर्ग है उसकी एक तरफ की दीवार अभी भी कच्ची है, पूरी मरम्मत नहीं हो पाई है। ये मुझे भी नहीं पता कि कौन सी तरफ की दीवार कच्ची है, लेकिन एक तरफ की दीवार अभी भी कच्ची है। वो तुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी तरफ की दीवार कच्ची है, लेकिन अभी कच्ची है। तो वहां से अंदर जा सकता है, जालोर दुर्ग की ओर आक्रमण कर सकता है। तो अब जो दैया राजपूत है वो चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसके जो सैनिक थे उनको आदेश देता है कि जाओ राई लेके आओ। क्या लेके आओ, राई। अब साथियों अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक है वो राई लेने के लिए जाते हैं। बाजार में जो भी भाव मिलता है राई के, जो राई के भाव है वो रातों रात बढ़ गए थे। 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, जितने रुपए बोरी मिली ये सारे राई लेके आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो राई है वो जल्दी अंकुरित हो जाती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसने अपना दिमाग लगाया, राई मंगवाई और राई को पानी में भिगोकर जो जालोर दुर्ग की दीवारें थी उन पे
गिरवा देता है, उन पर जो इनको फेंकवा देता है, तो क्या होता है, जहां से दीवार पक्की थी वहां पे तो ये राई है अंकुरित नहीं होती, लेकिन जहां दीवार कच्ची थी वहां ये राई अंकुरित हो जाती है सुबह तक, और इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से जो जालोर दुर्ग है उसकी दीवारें कच्ची है। तो ये क्या करते हैं, वहां से जालोर दुर्ग के अंदर घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब इधर जो दैया राजपूत है बिक्का, वो जब घर जाता है और खाना खाता है घर पे, तो इसकी एक पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था दैया राजपूत, बिक्का की पत्नी थी छत्राणी रानी, छत्राणी रानी हीरादे, हीरादे किसकी पत्नी थी ये, दैया राजपूत बिका की। तो दैया राजपूत बिका वो खाना खाता है, तो अपनी इस रानी को कहता है हीरादे को कि आज हम कांसी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में खाना खा रहे हैं, लेकिन कल से हम सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करेंगे। तो जो ये रानी है छत्राणी रानी हीरादे, ये क्या कहती है कि आपने जो कानड़ देव है उसके साथ विश्वासघात किया है क्या, जो दुश्मन सेना उसको कोई सूचना तो नहीं दे दिया आपने, कानड़ देव चौहान के साथ विश्वासघात तो नहीं किया। तो जब ये राजपूत है दैया राजपूत बिका खाना खाने के लिए नीचे मुंह करता है, नीचे गर्दन करता है, तो ये छत्राणी रानी हीरादे इसका सर काट देती है तलवार से, और इधर जालोर दुर्ग की तरफ भागती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी वो जालोर दुर्ग के अंदर घुस चुका था, उसने आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पे कानड़ देव चौहान और वीरम देव के नेतृत्व में केसरिया होता है। कानड़ देव, और कानड़ देव का पुत्र था वीरम देव, वीरम देव के नेतृत्व में। और इधर रानी थी जेतलदे, रानी जेतलदे के नेतृत्व में, जेतलदे के नेतृत्व में, जेतलदे के नेतृत्व में होता है जौहर, और इधर कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में होता है केसरिया। केसरिया, और जब केसरिया और जोर दोनों साथ होते हैं तो मैंने आपको बताया था साका। क्या होता है भाई, साका। साथियों अगर आपको पता ना हो तो फिर से बता दो, मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी, बताया था। जो केसरिया है वो क्या होता है, भगवा कलर का जो सापा है, जो चौहान राजवंश के जो राजपूत हुआ करते थे, जब युद्ध में उन्हें पता था कि अब मरना ही है, जो ही करना है, तो वो क्या करते थे, अपने सर पर केसरिया कलर का जो साफा है वो बांध कर, भगवा कलर का, केसरिया कलर का, और युद्ध के अंदर उतर जाया करते थे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाया करते थे। और इधर जो रानियां हैं वो आग वगैरह जला लिया करती थी कि अगर जो हमारे रक्षा करते हैं, सैनिक है, सेनापति है, राजा है, वो अगर सारे मारे गए तो ये अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या करती थी, जौहर का व्रत किया करती थी, आत्म सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए। और उधर जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे, केसरिया, केसरिया बांध कर युद्ध के अंदर उतर जाया करते थे, तो वो वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे, तो उन्हें केसरिया कहा जाता था। और उसके बाद जो रानी होती थी वो अपने आत्म सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, जो रानी दासियां जो भी हुआ करती थी वो सारी जौहर का व्रत किया करती थी। और जब जौहर और केसरिया दोनों साथ होते हैं तो उन्हें साका कहते हैं। तो साथियों ये जालोर का एकमात्र साका है। अगर साके की बात करें तो जालोर दुर्ग का, जालोर दुर्ग का एकमात्र साका और जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। फिर क्या होता है, जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। अब साथियों यहां भी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, नाम बदल देता है, और नाम बदलकर क्या कर दिया, इस जालोर का नाम बदलकर कर दिया साथियों जलालाबाद, जलालाबाद। और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो यहां पे निर्माण करवाता है, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य।
ये यहाँ पर फिरोजा का मकबरा बनाते हैं। किसका? फिरोजा का। फिरोजा का मकबरा। और दूसरा बनवाता है अलाई दरवाजा मस्जिद। अलाई दरवाजा मस्जिद। तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी जो जालोर है उसके अंदर जब कानड़ देव और वीरम देव के नेतृत्व में केसरिया होता है और रानी जेतल देव के नेतृत्व में जोर होता है, तो ये जालोर दुर्ग का एकमात्र शाखा है और जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वो जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है और यहाँ पे निर्माण कार्य करवाता है फिरोजा का मकबरा और अलाई दरवाजा मस्जिद। अब साथियों, जो फिरोजा है वो वीरमदेव चौहान से मैंने आपको पिछले क्लास में चर्चा की थी कि ये प्रेम किया करती थी, इनका प्रेम प्रसंग था। तो वीरमदेव चौहान है वो तो मारा गया था, यहाँ केसरिया हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है तो कानड़ देव और वीरमदेव दोनों ही मारे जाते हैं। तो इस फिरोजा का क्या हुआ था वीरमदेव के बाद? तो साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी वो जालोर पर आक्रमण करने के लिए आया था तो फिरोजा की दाई माँ थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आई थी। क्या थी? फिरोजा की दाई माँ। फिरोजा की दाई माँ, क्या नाम था इसका? गुलही बिस्त। तो शायद ये जो गुलही बिस्त है ये जो फिरोजा की दाई माँ थी और ये जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने के लिए आता है तो साथ आती है। तो ये जो दाई माँ थी ये क्या करती है? फिरोजा की जो वीरमदेव चौहान है उसका जो सर काट कर और इस फिरोजा के पास ले जाती है। और जब फिरोजा है वो इस वीरमदेव का कटा हुआ सर देखती है तो इसका सर अपनी गोद में लेकर नदी में कूद जाती है, पानी के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। क्योंकि ये उससे प्यार किया करती थी, सच्चे वाला मोहब्बत किया करती थी। तो ये क्या करती है? वीरमदेव के जो सर है उसको अपनी गोद में लेकर नदी में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। तो साथियों, यहाँ क्लियर होता है हमारे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अब बात करते हैं कि जालोर दुर्ग में क्या क्या स्थित है। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों, अब चर्चा करते हैं जालोर दुर्ग में स्थित जालोर दुर्ग में स्थित तो साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? फिरोजा का मकबरा बनाता है। तो सबसे पहले हो गया फिरोजा का मकबरा। दूसरा मैंने बताया था आपको अलाई दरवाजा मस्जिद। अलाई दरवाजा मस्जिद जैसे तोब मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मस्जिद? तोब मस्जिद। और बात करें साथियों इस मस्जिद की तो यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। राजस्थान की दूसरी मस्जिद। फिर साथियों अगला आता है मलिक साहेब पीर। मलिक साहेब पीर की दरगाह। फिर साथियों अगली है मानसी का महल। वीरमदेव की चौकी। वीरमदेव की चौकी और नटनी की छतरी।
और साथियों मैंने आपको बताया था ये जो फिरोजा का मकबरा है और अलाई दरवाजा मस्जिद है ये किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण। तो साथियों बात करें अगर जालोर दुर्ग में क्या क्या स्थित है तो सबसे पहले फिरोजा का मकबरा और दूसरा अलाई दरवाजा मस्जिद जिसे तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई है। और जो अलाई दरवाजा मस्जिद है या जिसे तोप मस्जिद के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। मैंने पहली मस्जिद आपको बताई थी जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य युद्ध होता है, जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और अजमेर पर गौरी का अधिकार हो जाता है तो गौरी अपना एक व्यक्ति छोड़ गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही 1194 ईस्वी में जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का रूप निर्माण करता है और वही राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी जहां पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, तो वो राजस्थान की प्रथम मस्जिद थी। और ये जो अलाई दरवाजा मस्जिद है या फिर जो तोप मस्जिद है, यह राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। फिर साथियों यहाँ पर मलिक साहब पीर की दरगाह है, मानसी का महल है, वीरमदेव की चौकी है और नटनी की छतरी है। और साथियों यहाँ पे ये नटनी की छतरी है वो जालोर दुर्ग के अंदर है। और नोट पॉइंट लगा के लिख लो, एक नोट लगा लो और नोट में लिख लो जो नटनी का चबूतरा, जो नटनी का चबूतरा है वो पिछोला जेल उदयपुर में है। पिछोला जेल उदयपुर। और अगर बात की जाए नटनी का बाड़ा, तो साथियों जो नटनी का बाड़ा है वो अलवर में है। कहाँ है? अलवर। तो साथियों अगर बात करें नटनी की छतरी की तो वो जालोर के अंदर है और नटनी का चबूतरा है वो पिछोला जेल उदयपुर में है। जब मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे जो गुहिल और सिसोदिया राजवंश है तब मैं आपको बताऊंगा इस नटनी के चबूतरे के बारे में। ये पिछोला जेल उदयपुर में है और जो नटनी का बाड़ा है वो अलवर के अंदर है। तो ये नोट पॉइंट छोटा सा नोट लगा के लिख लेना, नटनी का चबूतरा पिछोला जेल उदयपुर और नटनी का बाड़ा अलवर। तो साथियों यहाँ बात होती है हमारे जालोर दुर्ग की। यहाँ हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण था वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कानड़ देव चौहान की। जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कानड़ देव चौहान की जानकारी के स्रोत। तो एक बार यहाँ तक क्लियर करो फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों बात करते हैं कानड़ देव चौहान की जानकारी के स्रोत। कानड़ देव चौहान की जानकारी के स्रोत। तो साथियों तो कानड़ देव चौहान की जो जानकारी हो पहली है कानड़ देव प्रबंध। और दूसरी मिलती है वीरमदेव सोनगरारी बात। और साथियों ये जो दोनों रचना है इनके रचयिता है पद्मनाभ। पद्मनाभ द्वारा रचित। तो साथियों बात करें कानड़ देव चौहान की जानकारी के स्रोत की तो सबसे पहले कानड़ देव प्रबंध मिलता है और दूसरा मिलता है वीरमदेव सोनगरारी बात। अब ये सोनगरा है, ये जो जालोर दुर्ग है उसे सोनगढ़ कहा जाता था। तो ये सोनगढ़ के होने के कारण जो यहाँ के चौहान है वो सोनगरा चौहान लगाया करते थे।
तो जो अगली रचना है वो है वीरमदेव सोनगरारी बात, और ये जो दोनों रचना है वो पद्मनाभ द्वारा रचित है और यहीं से हमें कानड़देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो साथियों यहाँ हमारा कंप्लीट होता है कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान के साथ ही जालोर चौहान साम्राज्य का भी समापन हो जाता है। और साथियों यहाँ कानड़देव चौहान के साथ ही हमारे चौहान राजवंश भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नाडोल, कोटा, बूंदी, सिरोही वाले चौहानों की तो बात ही नहीं की। तो साथियों यहाँ के जो शासक थे उनकी कोई खास विशेष जानकारी नहीं मिलती इतिहास में, एक दो लाइन मिलती है, तो वो आपको हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, उसके अंदर सारा लिखा होगा। और क्लास में मैंने जो भी लिखा है वो सारा इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स हैं। आप बना रहे होंगे शायद। और अगर साथियों जो एक आधी लाइन छूट भी गई है, अगर आपको बताना भूल गए हैं, तो वो आपको हस्तलिखित नोट्स की जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। तो साथियों यहाँ हमारे कंप्लीट हो जाता है चौहान राजवंश। अब आगे हम बात करेंगे मारवाड़ रियासत की, राठौड़ राजवंश की। तो साथियों अब हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे राठौड़ राजवंश की, मारवाड़ रियासत की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।